नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग एक एक क्लास में डिस्कस करते हैं और यही आने वाले एग्जाम में भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं जो अभी तक एग्जाम हुए थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा 1501 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये होता है आपका HIV, जिससे आपका एड्स हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो HIV संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और HIV का पूरा नाम आपका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और HIV संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को निशाना बनाकर शरीर को कमज़ोर करता है। बाद में HIV संक्रमण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का रूप ले लेता है। तो ये हो जाएगी आपकी एड्स की फुल फॉर्म, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और एड्स और HIV संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको दिवस जरूर नोट डाउन कर लेना है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि HIV एड्स विषाणु का संक्रमण किसमें नहीं हो सकती है। तो ये आपकी हाथ मिलाने से नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कोई अगर व्यक्ति एड्स से प्रभावित है या उसमें एड्स की बीमारी है, तो यदि आप उससे हाथ मिलाते हैं तो आप में एड्स बीमारी नहीं फैलेगी, वैसे आपको फैलने का खतरा हो सकता है। तो HIV जो एड्स वायरस होता है इसका, यहाँ पे विषाणु का संक्रमण हाथ मिलाने से, साथ में रहने से और साथ में खाने से नहीं होता है, बल्कि आपका एड्स का संक्रमण स्तनपान से और रक्त आदान से और गलत संबंध बनाने से या संक्रमित सुई के प्रयोग से होता है। तो किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता है, तो यहाँ से इन पॉइंटों में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम उपाय हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ गलत संबंध बनाने से बचना। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण से या किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा HIV एड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो HIV एक वायरस होता है जिससे आपका एड्स नामक रोग हो जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को कमजोर तथा धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जिससे संक्रमित व्यक्ति विभिन्न बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाता है और अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके फैक्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए एड्स जो होता है ये आपका विषाणु जनित रोग होता है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता। बाकी आपका क्षय रोग ये भी जीवाणु जनित रोग है, और सिफिलिसिस ये भी है, और सुजक ये भी आपका हो जाएगा। बाकी आपका एड्स किससे होता है, ये आपका होता है विषाणु से। तो ये आपको यहाँ से नोट डाउन जरूर कर लेना, और इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से एड्स जीवाणु जनित रोग नहीं है, और एड्स जिसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली एड्स की फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलती है। यह एक बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसका नाम हो जाएगा HIV के कारण होती है, और यह शरीर की प्रतिरक्षा को
गंभीर नुकसान पहुंचाता है तथा इसके कारण किसी भी व्यक्ति में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत एक संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू किस किस जीवाणु या विषाणु के कारण होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आपके विषाणुओं से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2022 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ रोग दिए गए हैं और उनके सूक्ष्म जीव यानी किससे ये होते हैं। तो जैसे हम बात करें डेंगू की, ये आपका होता है विषाणुओं से। मलेरिया ये आपकी होती है परजीवी से। हैजा ये आपका होता है जीवाणु से। पोलियो ये आपका होता है विषाणु से। और निमोनिया ये आपका होता है जीवाणु से। टिटेनस ये आपका भी होता है जीवाणु से। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक के उपचार करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का उपयोग करके। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक क्या होती है हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। और यह एक यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। वहीं आपका हो जाएगा एंटीसेप्टिक। तो यह ऐसे द्रव हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या उनका विनाश करते हैं। एंटीपायरेटिक तो यह आपका ज्वरहारी औषधियाँ हैं जो ज्वरावस्था में प्रयुक्त करने के पर शरीर के ताप को कम करके उन्हें पुनः साधारण अवस्था में लाती हैं। और आपका अगला हो जाएगा एनेस्थेटिक। तो ये आपकी संवेदनहीनता महसूस करने की स्थिति का अवरोधन अथवा अस्थायी रूप से हार्ट को प्रेरित करती हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1 ईयर तक 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने का, यानी न्यू ईयर तक हम लोग 1K सब्सक्राइबर करने का टारगेट रख रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट करवाइए। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने यार दोस्त मित्र में जो भी आपके ग्रुप हों वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर करना है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यहाँ पे डैश से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग या हृदयाघात के खतरे को कम करता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्रतिदिन 5 ग्राम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन आपका 5 ग्राम से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग या हृदयघात के खतरे को कम करता है। तो प्रतिदिन आप 5 ग्राम तक नमक का सेवन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग फैक्ट समझेंगे इसके। सबसे पहले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन आप 5 केजी से कम नमक का सेवन, तो केजी 5 ग्राम है यहाँ पे, तो 5 ग्राम से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग या हृदयघात के खतरे को कम करता है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा नामक रोग होता है, गर्दन में सूजन और वजन बढ़ना और गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो आपको ये होती है कुनेन के वृक्ष से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर नामक मच्छर के काटने पर होता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्विनीन दवा का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग कुनेन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। यदि आपका
ऑप्शन में कोनेन नहीं दिया है तो आपका होता है सिनकोना। तो इसको भी आप याद रखना है कि सिनकोना के वृक्ष के छाल से भी आपका मलेरिया की दवाई को हम लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये आपके हो जाएगी कुनेन वृक्ष से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर ही है जो आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है और यह हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका इस वायरस के विभिन्न प्रकार जैसे आपका हो जाएगा ए, बी, सी और डी और ई, ये शामिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो ये होती है आपकी एंथ्रेक्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो एंथ्रेक्स बीमारी आपके जीवाणुओं के कारण होती है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक तरफ आपके जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी और विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी दी गई है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन जरूर कर लेना। जैसे हम बात करें जीवाणुओं से होने वाली बीमारी, ये हो जाएंगी आपकी एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस और टाइफाइड। ये आपकी जीवाणुओं से होने वाली बीमारी हैं। वहीं आपकी विषाणुओं से हो जाएंगी बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और पोलियो। तो ये आपकी होती हैं विषाणुओं के कारण। इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो यहाँ पे कौन सी विषाणु जनित होती है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो ये भी होती है खसरा, और ऑप्शन डी और डिप्थीरिया ये भी होती है। तो ये आपकी होती है विषाणुओं से, लेकिन आपका डिप्थीरिया जो है ये जीवाणुओं से होता है। यहाँ से हम लोग ऊपर अभी डिस्कस किए थे, यहाँ से ये रहा डिप्थीरिया। तो यहाँ पे खसरा ही है सिर्फ जो आपका जीव विषाणुओं से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो विषाणुओं द्वारा होने वाली आपकी बीमारी जैसे हो जाएंगी बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक और खसरा, पोलियो, ये आपकी होती है विषाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि खसरा किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है वायरस के कारण या विषाणुओं के कारण। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ये 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था आपका। फिर उसके बाद जब आरआरबी जेई 2019 का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा रेलवे ही रिपीट करती है और रेलवे के ही क्वेश्चन है। रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा खसरा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। लगातार 3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका, रेलवे ने किया था। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंथ्रेक्स एक प्रकार के किसके कारण होता है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ से। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है ये आपका पहले वाले में देख सकते हैं, ये आपका होता है जीवाणुओं के कारण, यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन में भी हमें जीवाणु दिया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, जो कि ऑप्शन ए है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो एंथ्रेक्स आपका जीवाणु के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों में संक्रमित करता है और इसका कारण होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। तो ये जीवाणु है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है एग्जाम में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों में कुछ अन्य विषाक्त गैसें या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और प्रमुख वायु प्रदूषण जैसे हो जाएंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला हो जाएगा CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अमोनिया जिसका हो जाएगा NH3। और वहीं तंबाकू का धुआं, एरोसोल आदि। ध्यातव्य है कि श्वसन तंत्र संबंधित रोग वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं।
तो यहाँ पे आपके वायु प्रदूषण दिए गए हैं और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, इससे आपका होता है दमा हो जाता है, खांसी होती है और फेफड़े का रोग इससे हो जाता है। वहीं आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इससे आपके जो लंग्स का कैंसर है, जो फेफड़ों के में कैंसर होता है, वह नाइट्रोजन ऑक्साइड से होने का खतरा रहता है। वहीं आपका सीसा से ये होता है तंत्रिका तंत्र का रोग, इससे होने का खतरा रहता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से, इससे आपका श्वास रोध हो जाता है। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो कौन सी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ये आपकी हो जाएगी हैजा। तो हैजा कभी भी आपका वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। तो खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हो जाएंगे, जबकि आपका हैजा दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। और हैजा रोग का कारक आपका होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण आपका हैजा फैलता है। वहीं आपका उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा रोग के प्रमुख आपके लक्षण होते हैं। जब आपको उल्टी या दस्त होती है या शरीर में आपके पानी की कमी हो जाती है, तब आपका हैजा रोग होने का खतरा रहता है। और ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका नाम ये आपका हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। तो ये जीवाणु जरूर नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू भी आपका विषाणुओं के कारण फैलता है। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो एक विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हो जाएगा आपका H1N1, इससे फैलता है। और स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारक सुअर जैसे जीव हैं। स्वाइन फ्लू का इलाज एंटीवायरल दवाओं जैसे आपका हो जाएगा ओसेल्टामिविर और टामीफ्लू और जैनामिविर इत्यादि से किया जाता है। तो ये इनकी हो जाएंगी दवाइयाँ जिनसे आपका इनका इलाज किया जाता है। वहीं आपका जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, इसका नाम हो जाएगा H1N1। इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षय रोग किसके कारण फैलता है। क्षय रोग आपका जीवाणु के कारण फैलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्षय रोग जिसे हम लोग कहेंगे टीवी, तो यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यहाँ से भी इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा फेफड़ा, और इसका जीवाणु हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। ये 3 पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। इन तीनों पॉइंटों से आपके एग्जाम में बनने की संभावना रह सकती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है। तो आइए हम लोग इसके आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो आपका ये पेप्टिक अल्सर है, ये जीवाणु से होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जीवाणुओं के कारण आपका पेप्टिक अल्सर फैलता है। तो यहाँ से ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के वजह से फैलता है। तो ये इसका जीवाणु जो है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतर हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर आपका के दौरान पेट में दर्द होता है, और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। और ये पेप्टिक अल्सर के सामान्य लक्षण आपके होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही नहीं है, हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो एड्स, ये आपका फैलता है HIV से, ये सही हो जाएगा। मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, ये भी सही हो जाएगा। टीबी, ये आपका फैलता है माइक्रोबैक्टीरिया से, ये भी सही होगा। लेकिन आपका हैजा, ये इन्फ्लुएंजा से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें पूछा गया था कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी 3 ये सही हो जाएंगे। तो एड्स, ये आपका HIV वायरस से फैलता है। वहीं आपका मलेरिया, ये आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। टीबी आपका माइकोबैक्टीरिया के जीवाणु से फैलता है। वहीं आपका हैजा रोग, ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ना कि आपका इन्फ्लुएंजा से। तो यहाँ से इसीलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। तो और किससे फैलता है ये जरूर नोट डाउन कर लेना। अभी पिछले क्लास में भी इसको हमने डिस्कस किया था, और अभी इसी क्लास में पिछले हमने
क्वेश्चनों में भी इसको डिस्कस किए थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। तो कौन सा नेत्र रोग नहीं है? मोतियाबिंद, ये भी आपका नेत्र में होता है। आँखों का सूजना, ये भी आपका होता है। ग्लूकोमा, ये भी आँख से रिलेटेड है। वहीं आपका घेंगा, ये आपका आँख से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका पाया जाता है गर्दन में। तो घेंगा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको आज के वीडियो के देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो घेंगा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मोतियाबिंद, आँखों का सूजना, ग्लूकोमा नेत्र रोग आपके हो जाएंगे। वहीं आपका घेंगा गले का रोग है और आँखों का सूजना तब होता है जब आँखें पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले आंसू नहीं बन पाती हैं, और घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और यहाँ से हमने विटामिन पूछी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में करके बताना है कि अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और आने वाले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। वहीं हमारा टारगेट जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो इसको आप ज़रूर कवर कराने, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जो न्यू ईयर तक। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 1K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो इस वीडियो को अपने मित्र यार दोस्त जो भी हैं या आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे इसको शेयर करना। तो हम लोग डेली यहाँ से धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।